हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सोशल का फंडा। और जैसा कि हम हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका आज हम सेकंड सेक्शन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? फर्स्ट पार्ट जो था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये सेकंड सेक्शन है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? हमने ओवरऑल पिक्चर देखी थी, यानी एक तरीके से डिस्कस किया था व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ यूरोप इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, मीन 1700 में टिल द मिड 18th सेंचुरी क्या सिचुएशन थी। फिर हमने डिस्कस किया था 2.1 जो सब टॉपिक है लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड द राइज ऑफ मिडिल क्लास। उसमें हमने डिस्कस किया था एरिस्टोक्रेट्स की लाइफ स्टाइल, उनकी कंडीशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और फिर हमने डिस्कस किया था उसी में द लाइफ ऑफ कॉमन्स, जिसमें ज्यादातर पीजेंट्री थी। और फिर हमने देखा था द राइज ऑफ मिडिल क्लास के सोसाइटी में एक नया सेक्शन राइज हुआ जिसको बाद में एजुकेटेड मिडिल क्लास बोला गया। उसके पीछे क्या कॉजेस थे, और हमने ये देखा था कि दिस सेक्शन जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास है आगे चल करके क्या बना, सारे चेंजेस का कारण बना। तो उसके बाद हमने 2.2 सब टॉपिक में हमने क्या देखा था, क्या टाइटल था उसका, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। उसमें हमने कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट द एजुकेटेड मिडिल क्लास कंसिडर्ड अबाउट द लिबरलिज्म, यानी लिबरलिज्म के बारे में वो क्या सोचते थे, उनकी कैसी सोच बनी थी। फिर हमने 5 पॉइंट उसमें डिस्कस किए थे, और फिर हमने देखा था कि इस तरीके से हमने लास्ट जो पॉइंट डिस्कस किया था वो क्या था, कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म के अंदर हमने देखा था इकोनॉमिक स्फीयर। इन इकोनॉमिक स्फीयर एजुकेटेड मिडिल क्लास वो क्या सोचते थे कि मार्केट मस्ट बी फ्री फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। यहां तक हमने देखा था 5 कंसेप्ट थे, वो हमने डिस्कस किए थे। उसमें लास्ट कंसेप्ट लिबरलिज्म से रिलेटेड ये था। और अगर आपको डाउट है तो आप प्रीवियस जो हमारा वीडियो है एक बार आप वो देख सकते हैं, तो आपके और व्यूज क्लियर हो जाएंगे। तो आगे अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि लास्ट कंसेप्ट था इकोनॉमिक स्फीयर से रिलेटेड कि मार्केट कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, जिससे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल हो सके, और जो कि बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इसको समझाने के लिए अब आगे आपके क्या दे रखा है जो आज हम सीखेंगे, वो दे रखा है जर्मन स्टेट्स का एक एग्जाम्पल। मैंने क्यों बोला जर्मन स्टेट? क्योंकि उस समय तक जर्मनी नाम का देश नहीं बना था। जर्मनी छोटे छोटे इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि नेपोलियन जब फ्रांस का राजा था उसने उसके कुछ हिस्सों को जीता था, मींस कई जर्मन स्टेट्स को जीता था 39, और उसने जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था। तो अब आप देखिए कि अगर हम वहां की बात करें, इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें, तो खास तौर से एजुकेटेड मिडिल क्लास है, उसमें जो ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स है, उन्हें क्या प्रॉब्लम आती थी? तो प्रॉब्लम ये आती थी कि वहां एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर एक न्यूरमबर्ग से हैम्बर्ग नाम की जगह पर अगर किसी मर्चेंट को ट्रेड के लिए जाना है तो उसे 11 क्या पड़ेगी, पोस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो और वहां पर हर एक पोस्ट पर उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी 5%। एक तो ये प्रॉब्लम। उसके बाद इन हर स्टेट्स की अपनी अपनी करेंसी, उसके अलावा मेजरमेंट और वेइंग मेथड भी सबका अलग अलग। वहां पे एक एले का एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे कपड़ा हम नापते हैं मीटर में, तो वहां पर एले नाम की यूनिट चलती थी जिससे कपड़ा मेजर किया जाता था। तो ये एले कहीं पर 54.7 सेंटीमीटर बराबर एक एले, तो वहीं दूसरी तरफ 65.6 सेंटीमीटर बराबर एक एले। यानी हर स्टेट में मेजरमेंट भी अलग है, वेट्स भी अलग है, करेंसी भी अलग है। तो एजुकेटेड क्लास जो बिजनेसमैन और ट्रेडर थी वो परेशान हो गई, और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए
कि हमें ट्रेड के अंदर ये सारी ऑब्स्टिकल्स को फेस ना करना पड़े, और अगर ऐसा होगा तो सबका फायदा होगा। तो सब क्या हुआ, उन्होंने अपने अपने रूलर्स को, देखा जाए क्या हुआ होगा, रूलर्स को उन्होंने इनिशिएटिव लेने के लिए बोला होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ। इसका असर यह हुआ कि 1834 में, जो मैंने यहां लिखा है, क्या लिखा है, ज़ोल्वेरियन। व्हाट इज ज़ोल्वेरियन? ज़ोल्वेरियन अ कस्टम यूनियन फाउंडेड इन 1834 बाय द जर्मन स्टेट्स। तो एक कस्टम यूनियन बनाई गई, क्या नाम से, ज़ोल्वेरियन। अब इस कस्टम यूनियन किसने बनवाई? तो सबसे पहले हम यहां क्या देखते हैं कि इसको बनाने में जो इनिशिएटिव लिया वो एक जर्मन स्टेट था, प्रूशिया, जो कि सबसे पावरफुल था। उसके राजा ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया और उसकी वजह से ज़ोल्वेरियन बन पाया, एक कस्टम यूनियन। अब ठीक है साहब, ज़ोल्वेरियन बन गया, जैसे मैंने लिखा इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया से बना प्रूशिया, ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। और इसको देखते ही देखते कई जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया। नाउ व्हाट वर द बेनिफिट्स? इसके फायदे क्या हुए? तो देखिए यहां फायदे मैंने लिखे हैं, बेनिफिट्स 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं बेनिफिट्स। तो सबसे पहला फायदा यह हुआ, अबॉलिशन ऑफ टैरिफ बैरियर, यानी अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर व्यापारी को कोई कस्टम ड्यूटी यानी टैरिफ बैरियर नहीं देना पड़ेगा। जो इस ज़ोल्वेरियन के मेंबर हैं उन्हें एक देश से दूसरे देश में, इंडिपेंडेंट कंट्री से यानी मोनार्कियल स्टेट में एक मोनार्की से दूसरे मोनार्की में जाने के लिए कोई टैरिफ बैरियर नहीं देना पड़ेगा। दूसरा क्या फायदा हुआ, करेंसी। जैसे मैंने कहा था कि डिफरेंट करेंसी वॉज देयर इन डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स, यानी जर्मन स्टेट्स में अलग अलग करेंसी थी। और कितनी थी, ओवर 30 से भी ज्यादा प्रकार की अलग अलग करेंसियां चलती थी। अरे यार कितना बड़ा दिक्कत होगी उससे। आज मेरे देश में कुछ और है, पड़ोस के देश में कुछ और है, मुझे वहां से कुछ खरीदना है, हमारे यहाँ का कुछ वहां बेचना है, कैसे बेचूंगा? तो क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि दे रिड्यूस द करेंसी, उन्होंने करेंसियां रिड्यूस कर दी। एंड कितनी कर दी, ओवर 32, यानी 30 से भी ज्यादा जो करेंसी थी उन्हें हटा करके एक सी सिमिलर करेंसी, 2 प्रकार की सिमिलर करेंसी सबने एक्सेप्ट कर ली। इसके अलावा क्या फायदा हुआ, देखिए आप, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड। और आपको पता है कनेक्टिविटी तो लाइफलाइन होती है, और आप देखिए कि इसकी वजह से रेलवे क्रिएशन बढ़ा, रेलवे का नेटवर्क बढ़ाया गया। उससे क्या होगा, स्मूथ एंड फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, गुड, पैसेंजर, हर चीज पॉसिबल होगी। तो इससे बड़ा फायदा हुआ सारे देशों को, यानी सारे जर्मन स्टेट्स को। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, इन जर्मन स्टेट्स में सबसे बड़ी बात क्या हुई, इन दिस मैनर दीज जर्मन स्टेट्स बिकम इकोनॉमिकली वन, इकोनॉमिक यूनिटी क्रिएट हुई। और इस इकोनॉमिक यूनिटी का आगे क्या फायदा हुआ, जब ये फायदा हुआ इकोनॉमिक स्फीयर में इतना ज्यादा, तो पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ये भी बात आने लगी, जब हम इकोनॉमिकली एक हो गए तो क्यों ना हम पॉलिटिकली एक हो जाए, यानी सारे जर्मन स्टेट्स को एक साथ एक देश क्यों ना बना लिया जाए और रिपब्लिकन कंट्री बने। तो हम यहां ये समझते हैं, जब हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो अगर हम देखें तो ज़ोल्वेरियन का भी एक बहुत बड़ा रोल है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, क्योंकि इकोनॉमिक यूनिटी क्रिएट हुई। इकोनॉमिक यूनिटी फर्दर एक्सीलरेटेड द थॉट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी अमंग ऑल द जर्मन स्टेट्स। नाउ अब आगे इस सेक्शन में क्या दे रखा है, अब एक नया टॉपिक आपके सामने आ रहा है इस सेक्शन का 2.3। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस टॉपिक, सब टॉपिक, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। क्या टाइटल है, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो देखिए अब इसको समझाने से पहले लेकिन मैं आपसे एक बात फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप सोचिए 1815 में क्या हुआ था, ध्यान दीजिए 1815 में क्या हुआ था, याद आया? 1815 वो ईयर है जब फ्रांस का राजा नेपोलियन की डिफीट हुई थी 4
monarchical states combinedly defeated Napoleon Bonaparte in the Battle of Waterloo। तो देखिए एक बार फिर हम फ्रांस से जुड़ गए हैं, और आपको मैं बता दूं इस चैप्टर में बार बार बीच बीच में फ्रांस से रिलेटेड बातें आएगी, क्योंकि फ्रांस, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि फ्रांस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर हम देखें आज का जो मॉडर्न यूरोप बना है उसके लिए। हमने फर्स्ट सेक्शन में एंड किया था, जो फर्स्ट सेक्शन हमने पढ़ा था उसका एंड क्या किया था कि इन 1815 नेपोलियन वॉज डिफीटेड। यस, अब देखिए जब डिफीट होती है तो क्या होता है कि भाई एक राजा हारा है, बाकी जीते हैं, तो अब क्या होता है कि सारा सेटलमेंट किया जाता है आगे चल करके। अब हारे हुआ जैसे फ्रांस है, अब उसका क्या करना है, फ्रांस की जो टेरिटरीज है जो उसने जीती थी अब उनका क्या करना है, तो सारी चीजों को सेटल किया जाता है, और इसीलिए उस सेटलमेंट को ट्रीटी भी बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं कि 1815 में आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, जो विक्टोरियस नेशंस थे, विक्टोरियस नेशंस मींस यहां पर मैं बात कर रहा हूं मोनार्कियल स्टेट्स, डेलीगेट्स ऑफ दोज स्टेट्स वो गैदर हुए। कहां गैदर हुए? मीटिंग के लिए, सारा सेटलमेंट करने के लिए वो गैदर हुए वियना में। नाउ व्हाट इज वियना? वियना क्या है? वियना जो 4 मोनार्कियल पावर्स थी, जिन्होंने कंबाइनली जो 4 पावर थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, उनमें से एक देश ऑस्ट्रिया की कैपिटल थी। तो कहां इकट्ठे हुए डेलीगेट्स? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। अब ठीक है, डेलीगेट्स इकट्ठे हो गए हैं, तो सबसे पहले अब हम यहां क्या समझने जा रहे हैं, जो टाइटल दिया था न्यू कंजर्वेटिज्म। अब ये न्यू कंजर्वेटिज्म क्या है? तो देखिए आपको ये समझना होगा कि जब डेलीगेट्स इकट्ठे हुए तो उनमें बहुत सारे उनके अंदर व्यूज थे। उनमें से कुछ चाहते थे कि पूरे यूरोप को वैसा ही बना दिया जाए जैसा रेवोल्यूशन से पहले था। कौन सा रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जैसा यूरोप था वापस से सब कुछ वैसा ही सेटअप कर दिया जाए। लेकिन बहुत से डेलीगेट्स ऐसे हुए, यानी बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे हुए जिन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा नहीं, ऐसी गलती हमें दोबारा नहीं करनी है। तो उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चेंजेस नेपोलियन ने कर दिए थे उन्हें ऐसे ही रहना दिया जाए, क्योंकि इससे उनको यह लगता था कि इससे मोनार्की को सपोर्ट मिलेगा, मोनार्की स्ट्रेंथन होगी। क्योंकि हो सकता है अगर हम वो चेंजेस को दोबारा से पुराने अगर यूरोप के अंदर यूरोप की तरह अगर नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा कि लोगों को शायद मोनार्की में भी विश्वास होने लग जाएगा। तो इस तरीके से जितने लोग उस मीटिंग के लिए, ट्रीटी के लिए, जो ट्रीटी होने वाली थी, ट्रीटी ऑफ वियना के लिए आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, जो इकट्ठे हुए थे वो इस तरीके से 2 पार्ट में बंट गए। तो एक कहलाए कंजर्वेटिव्स और दूसरे कहलाए न्यू कंजर्वेटिव्स। देखिए फर्क क्या है, यहां पे फिर से समझिए। कंजर्वेटिव्स दे स्ट्रेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, द चर्च के राइट्स, सोशल हायरार्कीज एंड कस्टम्स, यानी कि इन सबको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए और दोबारा से यूरोप ऐसा ही हो जाना चाहिए जैसे पहले था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। और अगर कोई चेंजेस करना भी पड़े तो क्या चाहते थे वो? दे प्रेफर्ड ग्रेजुअल चेंज, एकदम चेंज ना किया जाए, धीरे धीरे अगर बहुत ही जरूरी है कोई चेंज करना तो वो किया जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यू कंजर्वेटिव कौन कहलाए। देखिए कंजर्वेटिव तो वो है ही, यानी मोनार्की में तो वो विश्वास करते ही थे, मगर उनमें डिफरेंस क्या है? दे बिलीव्ड इन मोनार्की बट अगेंस्ट प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी। ये वो लोग थे, ज्यादातर ऐसे हुए जिन्होंने ये चीज बोली कि नहीं, रेवोल्यूशन से जैसे पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जैसा यूरोप था वैसा यूरोप अब हमें दोबारा नहीं बनाना है। क्यों? अभी मैंने आपको लॉजिक बताया था। दे बिलीव्ड दैट चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, यानी जो नेपोलियन ने चेंजेस किए हैं वो क्या करेंगे? इनफैक्ट
स्ट्रेंथन द मोनार्की, लेट इट बी कंटिन्यू, उससे मोनार्की स्ट्रेंथन होगी। आपको याद है नेपोलियन ने क्या किया था, बहुत सारे चेंजेस किए थे सिविल कोड ऑफ नेपोलियन से। उसने सर्वडम अबॉलिश किया था, उसने फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया था, उसने प्रिविलेजेस बाय बर्थ अबॉलिश किया था, यानी ऐसे कई चेंजेस किए थे जो लोगों को बड़े पसंद आए थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लेट इट बी कंटिन्यू, और इससे क्या होगा, हमारी मोनार्की हो सकता है कि आगे चलकर और स्ट्रेंथन हो, लोग उस पर विश्वास करने लग जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कंजर्वेटिव्स एंड न्यू कंजर्वेटिव। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव्स एंड न्यू कंजर्वेटिव्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। तो आपको ये बात समझानी है। तो अब ये डिसाइड होने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना की टर्म्स एंड कंडीशंस तय की गई, और वो क्या थी, इसके लिए आपको 5 बातें याद रखनी होगी। जैसा यहां लिखा है, ट्रीटी ऑफ वियना 1850। पहली बात, होस्टेड बाय चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया ड्यूक मेटरनिक, यानी इस ट्रीटी को किसने होस्ट किया, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, और उसका नाम क्या था, ड्यूक मेटरनिक। दूसरी बात हम क्या देखते हैं जो तय की गई थी, बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस रिड्यूस्ड अप टू इट्स ओरिजिनल टेरिटरी एंड ओल्ड बर्बन डायनेस्टी रेस्टोर्ड टू पावर। फ्रांस की जितनी भी बाउंड्री थी, यानी फ्रांस ने अपनी बाउंड्री एक्सपेंड कर ली थी, उसने कई हिस्सों को जीत लिया था यूरोप में, वो सब उससे हटा लिए गए, अलग ले लिए गए, और फ्रांस को उसकी ओरिजिनल टेरिटरी तक रिड्यूस कर दिया गया। और पुराना जो राजवंश था बर्बन डायनेस्टी, लुई 16 आपको याद है, वो बर्बन डायनेस्टी का था, तो उसी के परिवार में से एक व्यक्ति को राजा बनाया गया, जिसका नाम आगे आपको मिलेगा। चलिए मैं अभी बता देता हूं, उसका नाम था लुई फिलिप, उसको राजा बनाया गया। तो बर्बन डायनेस्टी रेस्टोर टू पावर, दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात हम देखते हैं, अ सीरीज ऑफ न्यू स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू स्टॉप फ्यूचर एक्सपेंशन। अब ये जो टेरिटरीज उससे छीन ली गई थी, उनको डिवाइड करके जीते हुए देशों ने आपस में डिवाइड करी, और डिवाइड करके कई छोटे छोटे उसकी बाउंड्री पे, फ्रांस की बाउंड्री पे न्यू स्टेट्स बना दिए, मोनार्कियल स्टेट। क्या सोचते हुए कि अगर ऐसा होगा तो भविष्य में, इन फ्यूचर, फ्रांस अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, जैसा कि अभी उसने कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं चौथी बात क्या हुई, monarchs decided to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government। हर मोनार्क ने यह भी तय किया, यानी ये शपथ ली, एक तरीके से मानिए कि ये शपथ ली कि अब हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी हमारे स्टेट्स में बर्दाश्त नहीं करेंगे जो मोनार्की के अगेंस्ट हो, यानी लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, यानी मोनार्की के अगेंस्ट हो। अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि ये मोनार्की के अगेंस्ट ये बात हो रही है या ये एक्टिविटी हो रही है, हम एकदम उसको क्रश कर देंगे, ये डिसाइड किया गया। और आखिरी बात जो एक और हुई थी वो ये हुई थी, सेंसरशिप लॉ वॉज इम्पोज्ड टू कंट्रोल द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। और सभी मोनार्क्स ने तय किया कि हम सेंसरशिप लगाएंगे ताकि आइडिया ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम ज्यादा ना फैल सके। और ये 5 बातें थी जो ट्रीटी ऑफ वियना में तय की गई थी। तो अब ट्रीटी ऑफ वियना के बाद लिबरल नेशनलिस्ट यानी रेवोल्यूशनरीज, पढ़े लिखे लोग जो मोनार्की के अगेंस्ट थे, अब उनका क्या हुआ, तो इस बारे में अब हम सीखेंगे आपके सेकंड सेक्शन के आखिरी पार्ट में 2.4, जिसका टाइटल है द रेवोल्यूशनरीज, उसमें हम पढ़ेंगे। मगर उससे पहले एक बात और आपको मैं बताना चाहूं कि जब ये ट्रीटी ऑफ वियना साइन हो गई, यानी सब जगह एक बार फिर से मोनार्की आ गई यूरोप के अंदर, तो रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, ज्यादातर ने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया। उन्होंने ओपन एक्टिविटीज सब बंद कर दी क्योंकि वो समय सही नहीं था। मगर एक डिमांड उन्होंने कंटिन्यू रखी, और वो डिमांड क्या थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि विच डिमांड द रेवोल्यूशनरीज और द लिबरल नेशनलिस्ट कंटिन्यूड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना। तो आपका आंसर होगा द फ्रीडम ऑफ
प्रेस, इसको कंटिन्यू रखा। बाकी रेवोल्यूशनरीज ने क्या करा, अपने आप को छुपा लिया, ओपन एक्टिविटीज को उन्होंने बंद कर दिया, समय ठीक नहीं था। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो चुप बैठ गए। दे वर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ सीक्रेटली, वो तैयारियों में लगे हुए थे, बस उन्हें इंतजार था सही समय का, कि सही समय आएगा जब दोबारा से एक बार धमाका करेंगे। लेकिन अब आपके आखिरी पार्ट में क्या देखा है, ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज हुए जिन्हें हम लिबरल नेशनलिस्ट भी बोल सकते हैं। उनमें से कहते ना भाई, एक कोई ऐसे भी होते हैं जो कि रिलेंटलेस एफर्ट्स करते हैं और जिनका नाम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उनमें से एक के बारे में आपको इस सेक्शन में लास्ट पार्ट में दिया हुआ है, और वो कौन है, ग्यूसेप्पी मजीनी। कई लोग कहते हैं गजीपी मजीनी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है ग्यूसेप्पे मजीनी। ग्यूसेप्पे मजीनी ये कौन था और इसने क्या किया, क्यों, इसके बारे में अलग से छपा हुआ है आपके इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए उसके बारे में हम सीखते हैं। तो यहां जैसे मैंने कहा कि रेवोल्यूशनरीज ने एक डिमांड को कंटिन्यू रखा, वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब ग्यूसेप्पे मजीनी कौन था, वो था इटालियन रेवोल्यूशनरी। हम उसको इटालियन रेवोल्यूशनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज जो यूरोप में कई देश हैं, उनमें से कई देश उस समय प्रेजेंट नहीं थे। उनमें से एक था इटली। इटली भी नहीं था, तो इटली की जगह क्या था, इटली जिन छोटे छोटे मोनार्कल स्टेट से मिलकर बना है, वो इस तरीके से बटा हुआ था। इटली भी पार्ट्स में बटा हुआ था। तो ये ग्यूसेप्पे मजीनी जो है वो ट्रू इटालियन पैट्रियट कहलाता है, क्योंकि उसने हमेशा से इटली को एक करने की कोशिश करी थी। तो देखिए वो कौन है, बोर्न इन जिनेवा 1807। वो कहां पैदा हुआ था, जिनेवा में 1807 में। ज्वाइंड द सीक्रेट सोसाइटी द कार्बनरी। जैसे ही बड़ा हुआ उसने सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर ली जिसका नाम था द कार्बनरी। उसके बाद अ यंग मैन, जब वो 24 साल का था, मात्र 24 साल का, उसने एक बार कोशिश करी। क्या कोशिश करी कि उसने रिवोल्ट किया 1831 में। कहां से, लिग्यूरिया। लिग्यूरिया एक इटालियन रीजन है, वहां से उसने रिवोल्ट किया। क्या करने के लिए, इटली के रीजन्स को एक करने के लिए, मोनार्कीज को हटाकर इटालियन रीजन्स को एक करने के लिए। मगर उसका अटेम्प्ट क्या हुआ, फेल हुआ। वो पकड़ा गया और उसको क्या पनिशमेंट मिला, एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब है उसे इटालियन रीजन से बाहर निकाल दिया गया, कि ये व्यक्ति इटली के रीजन्स में, जो जो इटालियन रीजन है वहां नजर नहीं आना चाहिए, तो उसे बाहर निकाल दिया गया। मगर देखिए कि बाहर रहने के बाद भी ही रिलेंटलेसली, यानी लगातार वो कोशिश करता रहा कि कैसे भी करके मैं इटली को एक कराऊंगा, और एक ही नहीं कराऊंगा, उसे रिपब्लिक नेशन भी बनाऊंगा। तो उसने बाहर रहते हुए भी क्या काम किया, दो और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई खुद ने। एक बनाई उसने मर्सेल्स में, जिसका नाम था यंग इटली, और दूसरी उसने बनाई बर्न में, उसका नाम था यंग यूरोप। सो यंग इटली इन मर्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न। उसने 2 और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और देखते ही देखते इन ऑर्गेनाइजेशंस की ब्रांच यूरोप में कई जगह खुली, और लाइक माइंडेड लोगों ने, कई रेवोल्यूशनरीज ने इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया। और आप देखिए वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको सिर्फ एक, उसका दिल में एक उसने चीज ठान रखी थी। वो किसके लिए एफर्ट कर रहा था, क्या चाहता था वो ये चाहता था, he wanted that separate Italian states forged into a single unified republic। जितने भी सेपरेट इटालियन स्टेट्स हैं वो सब एक हो जाए और क्या बने, एक यूनिफाइड रिपब्लिक, इटालियन नेशन बने। तो उसका विश्वास था, he believed that God had intended nation to be a natural units for mankind, so Italy should not remain in a patchwork, it should be forced into a single unified nation and should become republic। वो ये चाहता था, और यही कारण था, आपको याद होगा नाम, ड्यूक मेटरनिक। अभी अभी हमने जिसके बारे में बात करी, ड्यूक मेटरनिक, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। उसने इसके बारे में क्या बोला था, मजीनी के बारे में, ग्यूसेप्पी मजीनी के बारे में। वो क्या कहता है, उसके स्टेटमेंट सुनिए कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये शब्द थे मेटरनिक के ग्यूसेप्पी मजीनी के लिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 3, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। और आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।